नमस्कार। आज के सत्र का व्याख्यान का विषय जो है अंतरिक्ष विज्ञान के उपयोग है। आज हम जिस पे चर्चा करेंगे वो है कि अंतरिक्ष विज्ञान या अंतरिक्ष अन्वेषण या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हमें किस तरह प्रभावित करती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसके क्या लाभ हो सकते हैं या किस तरह से हमको ये इफ़ेक्ट करता है या प्रभावित करता है। अन्वेषण, जैसे आप सब जानते हैं, अन्वेषण की बात करूं तो ये मानव का एक स्वभाव है, एक जिज्ञासु स्वभाव प्रवृत्ति के हम लोग हैं। मानव सभ्यता का जो भी विकास हुआ है वह एक अन्वेषण से ही हुआ है। आदि मानव ने अपने आसपास के माहौल को खोजा और उसने पृथ्वी पर कई आविष्कार किए जिससे मानव सभ्यता और आगे बढ़ी। ठीक इसी तरह अंतरिक्ष अन्वेषण से भी कई तरह के नए आविष्कार हुए हैं, नए ज्ञान की प्राप्ति हुई है, नई तकनीकों का विकास हुआ है और इस नए ज्ञान का उपयोग, नई तकनीकों का उपयोग पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने में काम आया है। अंतरिक्ष विज्ञान, अगर मैं कहूँ तो एक व्यापक शब्द है जो ब्रह्मांड के अध्ययन से जुड़े विभिन्न विज्ञान क्षेत्रों का वर्णन करता है तथा सामान्य तौर पर इसका अगर हम अर्थ बोलें तो पृथ्वी के अतिरिक्त या पृथ्वी के वातावरण के बाहर भी है। मतलब पृथ्वी की जानकारी पृथ्वी के अतिरिक्त तथा पृथ्वी के वातावरण के बाहर भी है। अंतरिक्ष में मानव की गतिविधियों की शुरुआत करीब 60 वर्ष से भी अधिक का समय हो चुका है। ये सबसे पहले अंतरिक्ष ज्ञान का इतिहास शुरू हुआ था 4 अक्टूबर 1997 से, जब सोवियत संघ ने अपना पहला उपग्रह स्पुतनिक को लॉन्च किया था। वो अंतरिक्ष में भेजा था, जो धरती की कक्षा में पहला कृत्रिम उपग्रह रहा। तब से लेकर आज तक हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में के क्षेत्र में काफ़ी उन्नत हो चुके हैं। इंसान ने चांद पर अपने कई अंतरिक्ष यान भेजे, खुद चांद पर अपना कदम रखा, मंगल ग्रह पर अपने नए अंतरिक्ष यान भेजे, जुपिटर और सैटर्न जैसे ग्रहों का भी के काफ़ी करीब से अध्ययन किया गया, सौरमंडल की आखिरी छोर तक और सौरमंडल के बाहर भी अपने कई अंतरिक्ष यान भेजे। कुछ दिन पहले भारत ने अंतरिक्ष में आदित्य उपग्रह को भेजा जो सूर्य के बारे में जानकारी देगा, और कई सारी तरक्की इंसान ने आज अंतरिक्ष अन्वेषण में कर ली है। तो अन्वेषण से नए और अक्सर अप्रत्याशित ज्ञान की समझ विकसित होती है जिसका समाज पर बहुत गहरा और अमिट प्रभाव पड़ता है। तो आपने जैसे यहाँ चित्रों में देखा है, चार्ल्स लिंडबर्ग की पहली अटलांटिक उड़ान जो कि एयरक्राफ्ट से हुई थी, हवाई जहाज़ के उससे हुई थी। फिर हिलेरी नॉर्गो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे जो 1953 में, और 1961 में यूरी गैगारिन की पहली मानव उड़ान अंतरिक्ष में थी। तो मानव जो है, हम इंसान जो हैं, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं। नए नए जगहों का अन्वेषण, एक्सप्लोरेशन करने की हमारे अंदर एक चाह होती है जिसकी वजह से हमको काफ़ी होता है। तो अंतरिक्ष अन्वेषण से कई सामाजिक लाभ भी उत्पन्न हुए हैं जो पृथ्वी पर जीवन की गुणवत्ता में सुधार, जिन्होंने पृथ्वी पे जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाए हैं। अंतरिक्ष के में अन्वेषणों के लाभों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे टैंजिबल, इंटैंजिबल बेनिफिट्स जैसे कहते हैं। अन्वेषण के प्रत्यक्ष लाभों में वैज्ञानिक ज्ञान की उत्पत्ति, नवाचार का प्रसार और नवाचार या इनोवेशन की डेवलपमेंट, और इसके अलावा दुनिया भर के लोगों को अंतरिक्ष अन्वेषण की भी प्रेरणा प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष लाभों में भावी समय में होने वाले लाभ शामिल हैं, जैसे जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आर्थिक समृद्धि, स्वास्थ्य, पर्यावरण गुणवत्ता, सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां अंतरिक्ष अन्वेषण से लाभ प्राप्त होता है या अंतरिक्ष विज्ञान से हमें लाभ प्राप्त होते हैं। अंतरिक्ष तकनीकी मतलब अंतरिक्ष उपग्रहों से मौसम, भूगर्भीय सहित कई ऐसी जानकारियां देते हैं जो कई लोगों की जानें बचाते हैं, हमें बेहतर जीवन के लिए मददगार भी होते हैं। वहीं अंतरिक्ष अनुसंधान ने दुनिया में के कई उपयोगी तकनीकों में भी कारगर रहे हैं, जिसमें रोबोटिक्स और ऊर्जा, तापरोधी पदार्थ, माइक्रोवेव आदि
कई ऐसे नए नए एरियाज हमने अन्वेषण किए हैं जिसमें हमको टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, विकसित करी है, जो आज हमको हमारे सामान्य जीवन में भी उसका लाभ मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मौसम की जानकारी, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, संचार, नौ संचालन, नवाचार, जिसमें हम जो टेक्नोलॉजी इसके लिए, जो हम तकनीक प्रौद्योगिकी इसके लिए स्पेस के लिए या अंतरिक्ष के लिए जो विकसित की जाती है, उसका हमने देखा है उपयोग हमारे जीवन के कई और क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। वैश्विक चुनौतियों से निपटने के नए आयाम भी हमको अंतरिक्ष विज्ञान से प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी रहता है और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी ये काफ़ी मददगार होते हैं। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम में अनेक प्रकार के उपग्रहों को छोड़ा जाता है संचार के लिए, जिससे हमको संचार के लिए रहता है, मौसम के लिए रहता है, जिससे हमें मौसम के अनुमान जानकारी मिलती है। वह सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं जो हमें पृथ्वी के चित्र देते हैं, जिनसे हमें पृथ्वी के चित्र मिलते हैं और उनसे हमें भूजल की पहचान, कृषि उपज का आंकलन इत्यादि और तरह के इन्फॉर्मेशन या मिलती है और हम उसको इस्तेमाल करते हैं अपनी अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए। इसी तरह नौसंचार उपग्रह हमें एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी देते हैं, हमारी स्थिति की जानकारी देते हैं। तो अंतरिक्ष और अंतरिक्ष विज्ञान या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हमें प्राकृतिक संसाधन की निगरानी और प्रबंधन में कारगर होते हैं, जैसे कि भूमि और जल, पर्यावरण और वातावरण। तो सामाजिक अनुप्रयोग के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एक बहुत प्रभावी विकल्प है। सुदूर संवेदन उपग्रह जो मैंने आपको बताया, जो कि पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, उनसे प्राप्त चित्रों से भूमि, जल, पर्यावरण जैसे संसाधनों की निगरानी, प्रबंधन व चिरंतन विकास की योजना बनाने में कारगर मदद करते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पृथ्वी के मौसम में बदलाव आता जा रहा है तथा ये अत्यधिक गर्मी बढ़ रही है। ऐसे बढ़े हुए कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वन या नदियों में किस तरह से परिवर्तन ला रहे हैं, ओजोन की परत की कमी हो रही है, जो हमारे जीवन पर जिनका सीधा प्रभाव पड़ता है, इन सब की जानकारी सुदूर संवेदन उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के और अध्ययन से हम इससे उनको संरक्षित कर सकते हैं, इनसे रोकने का प्रयास कर सकते हैं। तो और जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे उद्योगों पर दबाव डाला जा सकता है कि प्रदूषण कम करें, इसका असर जो है जीवन पे पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे देखते हैं ये चित्र है जो कि सुदूर संवेदन उपग्रह से मिला है। ये अरल सागर का सिकुड़ना एवं आर्कटिक समुद्री बर्फ़ की मात्रा में तीव्र गिरावट हो रही है, किस तरह से हो रही है, किस रेट से हो रही है, उसका हम अनुमान लगा सकते हैं और देख सकते हैं। उसी हिसाब से हम उसका एक्शन ले सकते हैं, उसमें हम क्या करना है। प्रदूषण का मापना, जैसे मैंने आपको बताया, ओजोन की परत कम करना, कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरह से हमारे वन और जल पे प्रभाव पड़ रहा है, जंगली जानवरों व उनके आवासों की रक्षा करना एवं भू आवरण और उपयोगिता में परिवर्तन की निगरानी करना एवं भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने में ये कारगर होते हैं। इसी तरह भूमि व जल संसाधनों की स्थानिक निगरानी और प्रबंधन में भी ये हमारे सहायक होते हैं। इन चित्रों के माध्यम से, इनके अध्ययन से, इन जो चित्र सुदूर संवेदन उपग्रहों से प्राप्त होते हैं, उनके अध्ययन से हम मिट्टी के प्रकार, जल संसाधन ड्रेनेज नेटवर्क, उनके निकास, मिट्टी में नमी, वनस्पति, मिट्टी की तापमान की मैपिंग कर सकते हैं। वैश्विक भूमि आवरण जैसे ग्लोबल लैंड यूज़, लैंड कवर मैप की मैपिंग भी कर सकते हैं। कहाँ किस तरह के खेत हैं, किस तरह की कृषि की पालन होता है, वेदर वो पानी इरिगेटेड हैं या रेन फेड हैं, बारिश से उनको पानी मिलता है, कहाँ जंगल हैं, कहाँ बेयर एरियाज़ हैं, कहाँ जल के संसाधन हैं, इनकी मैपिंग भी हम इससे कर सकते हैं पृथ्वी के अवलोकन छवियों की निगरानी करने से। सो अंतरिक्ष से हम देखते हैं कई पृथ्वी अवलोकन के अनुप्रयोग इससे जो हैं
अर्थ ऑब्जर्वेशन के एप्लीकेशन जो जो उपग्रहों से चित्र प्राप्त होते हैं उनके अनुप्रयोग और उनकी उपयोग कई जगह पे हैं। जैसे कृषि में सबसे ज़्यादा है इनका। कृषि अंतरिक्ष आधारित जो प्रौद्योगिकी है वो किसानों, कृषिविदों, खाद्य निर्माताओं और कृषि नीति निर्माताओं के लिए बहुत ही मूल्यवान है। मिट्टी की, जैसे कहा मैंने, स्थिति का मापन करना, पानी की उपलब्धता, मौसम की चरम सीमा और जलवायु परिवर्तन का किसानों को जानकारी देना सुदूर हम कर सकते हैं। महत्वपूर्ण डेटा किसानों को दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए उपग्रह से वर्षा के आकलन से किसानों को अपनी फसल के लिए आवश्यक सिंचाई के समय और मात्रा की योजना बनाने में मदद मिल सकती है, जिसे हम स्मार्ट एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं। सटीक जानकारी और विश्लेषण किसी भी क्षेत्र में किसी क्षेत्र के कृषि उत्पादन का पहले से अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं। फसल क्षति आकलन कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि सूखा कृषि सूखा मूल्यांकन और निगरानी भी कर सकते हैं। मृदा संसाधन मानचित्रण एवं भूमि मूल्यांकन, मृदा का कटाव, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत सृजित अवसंरचना एवं परिस्थितियों की जियो टैगिंग भी हम इससे कर सकते हैं, जो आज की जाती है, जियो टैगिंग ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड्स जिसे हम बोलते हैं। तो इसका काफ़ी जगह पे इसका उपयोग किया जाता है और कई जगह पे किया जा रहा है, उसका और हमें लाभ भी मिल रहा है। पूर्व अनुमान लगाना कि कितना फसल होगी इस साल और कहाँ कहाँ इसका उसी हिसाब से पैदावार कितनी होगी उसका आकलन भी किया जा सकता है। इसी तरह से अंतरिक्ष का जो लाभ है पर्यावरण में भी देखा गया है कि हमने देखा है मानवीय क्रियाओं का जो है प्राकृतिक पर्यावरण पर बहुत प्रभाव पड़ा है। मानवीय गतिविधियों ने वनों की कटाई, मरुस्थलीकरण, मिट्टी का क्षरण, वनों और प्राकृतिक पर्यावरण के अन्य पहलुओं को समझ भी हमें इन चित्रों इस माध्यम से बढ़ी है। ये सर्वेक्षण और निगरानी उपकरण पारिस्थितिक तंत्र की स्थिति पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं और संरक्षण और टिकाऊ संस्थान सस्टेनेबल मैनेजमेंट में भी काफ़ी सकारात्मक इनपुट्स देते हैं अपना, ताकि हम उसमें कर सकें। तो ऐसे ही समुद्री क्षेत्र में जो है सबसे सफल परियोजना इसरो की अगर हम बोले भारत में एक परियोजना रही जिसमें संभावित मछली उपलब्धता क्षेत्र की जानकारी मछुआरों को देना, जिससे मछुआरों का समय 30 से 70% उनका ईंधन और समय की बचत होती है और आय में भी उनकी वृद्धि पाई गई है। तटीय क्षेत्र में का प्रबंधन, तटीय भूविज्ञान और समुद्र में तेल का रिसाव के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है। जन संसाधनों का मापन, जैसे सतह जल, भूजल, नदियों और झीलों की निगरानी में निगरानी एवं मृदा एवं जल संरक्षण का के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनकी मैपिंग करना। सिंचाई अवसंरचना व ग्लेशियर व हिम क्षेत्रों की निगरानी करना, बर्फ के पिघलने के अववाह का पूर्वानुमान, जलवायु परिवर्तन पर जानकारी। इसी तरह से वन संसाधनों की सूची, उनकी निगरानी करना, प्रबंधन में कैसे उसको हम इन सब इंफॉर्मेशन को उसके प्रबंधन में किस तरह से उपयोग किया जा सके। वन आवरण परिवर्तन, वन प्रकार मानचित्रण, जैव विविधता और वन्य जीवी संरक्षण, इन सब क्षेत्रों में इसका काफ़ी जगह पे यूज़ किया गया, इस्तेमाल किया जाता है और इससे हमें काफ़ी लाभ मिला है। अपने पृथ्वी की संसाधनों को संरक्षित करने में भी मदद मिलती है। इसी तरह जैसे मैंने कहा जल संसाधन मैपिंग में, जैसे सतही जलाशय की सूची, जलाशय का पता लगाना और नदियों के नेटवर्क की रेखांकन करना, ये सब सुदूर संवेदी उपग्रह के जो चित्र प्राप्त होते हैं उनके अध्ययन से हम कर सकते हैं। सिंचाई कमांड क्षेत्र का मूल्यांकन, भूजल अन्वेषण एवं पूर्ण भरण, पिघले बर्फ का अभिवाह, जैसे कहा, हिमनद ग्लेशियर की सूची बनाना और निर्वर्तन करना, उनका ग्लेशियर रिट्रीट के बारे में भी इंफॉर्मेशन हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। सुदूर संवेदी उपग्रहों से जो चित्र हमें मिलते हैं उसके अध्ययन से जो हम नक्शे बनाते हैं, उन नक्शों को, जैसे हमने कहा लैंड यूज़, लैंड कवर अगर हम बोले हैं, भूविज्ञान या जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन कह ले, शहरी अवसंरचना, इन सब के बारे में और भी जो है, जो इनसे हम अध्ययन करके मैप्स निकाल सकते हैं।
इन सबको एकत्रित करके इसरो ने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है भुवन पोर्टल, जिसमें आप न केवल उपग्रह चित्रों को उनके रूप में, बल्कि उनसे बनाए गए नक्शे जैसे लैंड यूज, लैंड कवर, जियोलॉजी, शहरी अवसंरचना, इन सब को का अवलोकन कर सकते हैं और अपने कार्य या अपने रिसर्च में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भुवन पोर्टल पे एक बनाया गया है जिसमें भूजल के बारे में बताया गया। भूजल पोर्टल है जिसमें 9,200 पुनर्भरण संरचनाएं और 3 लाख से अधिक कुएं की लोकेशंस या स्थानिक लोकेशंस को दर्शाया गया है। इसी तरह यह मानचित्र 2002 से 2008 के बीच का दर्शाता है कि इस दौरान भारत में भूजल परिवर्तन को दर्शाया गया है, जिसमें लाल रंग, अगर जहाँ लाल रंग है वहाँ भूजल में डिप्लीशन मतलब कमी पाई गई है, हानि पाई गई है, कमी पाई गई है, और नीले रंग के में जहाँ है वहाँ पर भूजल में लाभ मिला है, यानी ग्राउंड वाटर में पानी ऊपर है और जहाँ पे डिप्लीशन है, लाल रंग है, वहाँ ग्राउंड वाटर डिप्लीटेड है। सो उत्तर पश्चिमी भारत में भूजल की कमी की अनुमानित दर प्रतिवर्ष 4 सेंटीमीटर पाई गई थी। मतलब जो डेटा का अध्ययन किया गया, 6 साल के डेटा का अध्ययन किया गया, उस डेटा के अनुसार ये अनुमानित किया गया कि उत्तर पश्चिमी भारत में भूजल की कमी जो है, जो डिप्लीशन रेट है, वो करीब 4 सेंटीमीटर पाई गई। इसी तरह वातावरण की समझ में भी और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने में भी सुदूर संवेदी और जो उपग्रह हैं, अंतरिक्ष में उपग्रह हैं, वो काफ़ी मददगार होते हैं। अंतरिक्ष आधारित प्रौद्योगिकी वायुमंडलीय संसाधनों व प्रदूषण की निगरानी व प्रबंधन में भी कारगर होते हैं। ये हमें एयर क्वालिटी की जानकारी देते हैं, वायु प्रदूषण को मॉनिटर करने की, जो है टेम्परेचर, तापमान का मापन करने की, बादलों का आवरण, हवा की गति, ये सब इंफॉर्मेशन देता है जो हमें मौसम और उसके आसपास पर्यावरण में प्रदूषण के बारे में अध्ययन करके उसी हिसाब से हम उसमें एक्शन ले सकते हैं। सो इसके द्वारा हम जो है समुद्र, पृथ्वी, एंटार्क्टिक पर्वत और रेगिस्तान सभी जगह नज़र रख सकते हैं कि इससे प्रदूषण का मापना और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और इसका असर किस जगह पे कैसे पड़ रहा है वायुमंडलीय। तो ये एक ऐसा सैटेलाइट उपग्रह से जो चित्र से अध्ययन करके ये मैप तैयार किया गया है, जिसमें प्रदूषण की स्थिति का बताया गया कि PM 2.5 जो 2001 से 2006 विश्व में कहाँ पे किस तरह से है, जहाँ पे लाल और करीब ब्राउनिश सा कलर है, वहाँ ब्राउनिश में 80 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है जो PM 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन है। इसी तरह कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, इसको मॉनिटर किया जा सकता है। इसका इन्फॉर्मेशन और इसकी प्राप्त होती है ना। पृथ्वी इसके अलावा जो सुदूर संवेदन उपग्रह हैं वो आपदाओं में भी बहुत कारगर होते हैं। तो आपदा आप जैसे जानते हैं किसी भी समुदाय या समाज के कामकाज में एक बहुत गंभीर व्यवधान होता है। आपदाएं मानवीय, भौतिक, आर्थिक और पर्यावरण क्षति का कारण बनती हैं। पिछले कई सालों में अगर हम देखें तो भूकंप, तूफान, बाढ़, भूस्खलन और जंगल की आग जैसी आपदाओं की आवृत्ति, तीव्रता और अप्रत्याशित में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। सो आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है कि आपदाओं से के प्रभाव को हम कम कर सकें, जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करना। सो इस सब में अंतरिक्ष उपग्रहों का काफ़ी बड़ा योगदान है। इससे जो प्राप्त चित्रों के अध्ययन से चक्रवात की स्थिति की जानकारी मिलती है, किस तरह से वह आगे बढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस स्पीड पे, कहाँ बारिश ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी, इस सब की जानकारी हमको प्राप्त होती है और जिससे हम जनमानस की में मतलब जान माल की हानि को कम कर सकते हैं। तो आपने जैसे पिछले कुछ दिनों में देखा था कि कितनी जगह पे चक्रवात आया, लेकिन पूर्वानुमान करके और ये कंटिन्यूसली मॉनिटर करके कि कहाँ पे वो किस स्पीड से चल रहा है, किस तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, किस जगह पे वो लैंडफॉल करेगा, इस सब की जानकारी से हम जनमानस में हानि को बहुत कम कर दिया है।
लोगों को वहाँ से पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से उनको हटा देता है, उनको ले जाता है ताकि किसी इंसान की जान ना जा सके और नुकसान बहुत कम हो। सो बाढ़ के खतरे की निगरानी में भी ये बहुत कारगर है। जंगल में आग लगने से भी बताते हैं कितना कहाँ पे वो आग लगी है, कहाँ पे क्या एक्शन लेना है। सो कहाँ जोखिम के क्षेत्र हैं। भूस्खलन के भी पूर्व चेतावनी देना, अतिवृष्टि की घटनाएं, तटीय खतरे एवं ज्वालामुखी की आपदाएं, सब जगह इन चित्रों का अध्ययन से हमें काफ़ी ज्ञान प्राप्त इंफॉर्मेशन मिलती है और जिसको हम इस्तेमाल करके जान मान की हानि को सूटेबल एक्शन ले सकते हैं। उस हिसाब से हम जान मान की जनमानस में हानि की को कम कर सकते हैं। इसी तरह से भू विज्ञान जिसमें का मानचित्रण कर सकते हैं, जिसमें भू आकृति विज्ञान, लिथोलॉजिकल मानचित्रण, खनिज अन्वेषण, इन सब का पर्यावरणीय भू विज्ञान, इन सब का मापन करके हम और पृथ्वी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने संसाधनों की जानकारी प्राप्त करके हम उसको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, ये सब हम इसके द्वारा कर सकते हैं। इसी तरह से शहरी अवसंरचना मानचित्रण, शहरी योजना बनाना, शहरी विस्तार में हाई रेजोल्यूशन जो उपग्रह डेटा सेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट सिटी का जो आजकल चल रहा है अमृत प्रोग्राम में, उसमें सरकार इन्हीं हाई रेजोल्यूशन जो है चित्रों का अध्ययन और वो करके उनसे मापन किया जाता है। साइट उपयोगिता विश्लेषण, कौन सा मान लीजिए हमको कहीं पे सूटेबल पार्क्स करना है या किसी भी कार्य के लिए कोई एक साइट ढूंढना है तो इसके माध्यम से हम विश्लेषण करके निकाल सकते हैं कि बेस्ट लोकेशन क्या हो सकती है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको कहा मौसम व जलवायु, अंतरिक्ष से आधारित हम मौसम का ज्ञान पूर्वानुमान लगा सकते हैं। समुद्री सतह का तापमान, समुद्री सतह की ऊंचाई, देन वायु प्रदूषण, ये सब जो है हम मौसम के बारे में जानकारी सटीक रूप से इससे प्राप्त करते हैं। आज हम कहीं भी जाते हैं तो हमको मालूम है कहाँ बारिश ज़्यादा है, कहाँ कम होगी। ये मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ये इसरो का सबसे सफल परियोजना रही, जिसमें महासागर जीव विज्ञान जिसे हमें बोलते हैं, इसमें संभावित मत्स्य पालन क्षेत्र का पूर्वानुमान, जिसे PFZ बोलते हैं। इसे गहरे पानी में, जैसे एक चित्र है जिसमें गहरे पानी में कहाँ पे ट्यूना मिलेगी, सबसे ज़्यादा उत्पादकता होगी, वहाँ मिलेगी। और नाइट्रेट और कार्बन चक्र के लिए जैव भू रासायनिक विश्लेषण करके इसको जगह को दिया जाता है। और ये इन्फॉर्मेशन, ये सूचना जो है मछुआरों को उनके मोबाइल पे नाविक के द्वारा, नाविक टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको दिया जाता है, जिससे उस क्षेत्र में पहुंचता है तो उनकी जो है समय की और ईंधन की बचत होती है और उनको काफ़ी ज़्यादा मछली पकड़ पाते हैं। उससे उनके जो है आय में भी काफ़ी वृद्धि पाई गई है। इसी तरह से हम अतीत के पदचिन्हों की पुनर्कल्पना जो है इन सुदूर संवेदी उपग्रह के चित्रों के द्वारा कर सकते हैं। हमारे पास 1972 से लेके आज तक के चित्र हैं। इन चित्रों के द्वारा हम किस तरह से हमारे अतीत में किस तरह से क्या लैंड यूज़, लैंड कवर था, या किस तरह से वो शहरी विकास हुआ, उस सब की जानकारी हम इस तरह से कह सकते हैं। तो ये है पेलियो जो चैनल है उसका हमने बरीड चैनल, जो पहले पानी का एक निकास का वो था, वो अब नहीं है। तो पुराने डेटा और पुराने चित्रों का अध्ययन करके हम उसका पूर्व अनुमान कर सकते हैं कि ये चैनल पहले कैसे जाता था, किस तरह से था, और किस कारण से भी हम उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं कि क्यों और क्या, कैसे चेंज हुआ, कैसे चेंज आया, और आगे उसी हिसाब से हम उस पर करेक्टिव एक्शंस भी ले सकते हैं। अंतरिक्ष का संचार संसाधनों से में भी काफ़ी योगदान है। अंतरिक्ष तकनीक का सबसे बड़ा उपयोग अगर हम कहें तो उपग्रह संचार प्रणाली है। आज अंतरिक्ष में भ्रमण कर रहे अनेक संचार उपग्रह ने सारे विश्व को अपने संचार नेटवर्क से जोड़ दिया है। सबसे बड़ा उपयोग जो है इसको हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं,
जिसमें हमको पूरे संसार से हमको आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ रखा है। उपग्रह ने पृथ्वी के प्रत्येक इंच स्थान को मानचित्रण कर मतलब हम कर जोड़ पा रहे हैं। अब इसके द्वारा टेली शिक्षा, टेली औषधि, डीटीएच, मोबाइल कम्युनिकेशन, ये सब कुछ हमारा बिना स्पेस विज्ञान के, बिना अंतरिक्ष विज्ञान और सैटेलाइट के संभव नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं प्रसार जो हम अभी इवन जो टीवी में प्रसारण होता है, टेलीविज़न प्रसारण है, डीटीएच डायरेक्ट टू होम जो आप अपना देखते हैं, टीवी और रेडियो नेटवर्किंग, ये सब संचार उपग्रह द्वारा पॉसिबल है, उनके द्वारा ये हम कर सकते हैं। सो हम अनपहुँचे तक पहुँचना जो है इसी द्वारा, जैसे दूरस्थ क्षेत्र में जहाँ पे बहुत हॉस्पिटल या मेडिकल सेवाएं प्राप्त है नहीं, प्रॉपर मेडिकल सेवाएं नहीं हैं, वहाँ पे टेलीमेडिसिन द्वारा दूरस्थ क्षेत्र में जो यहाँ पे शहरों में अच्छे डॉक्टरों के द्वारा उनका कंसल्टेशन भी किया जाता है और उनको उनका लाभ प्राप्त होता है। तो 300 से 5 जिला ग्रामीण अस्पताल, मतलब जिसमें है 13 गतिशील अस्पताल, मतलब ये है मोबाइल व्हीकल्स हैं जो कि ये संचार उपग्रहों का इस्तेमाल करके दूरस्थ क्षेत्र में उनका लाभ दे रहे हैं। सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बड़े बड़े अच्छे शहरों के डॉक्टर्स उनका कंसल्टेशन लोग दूरस्थ क्षेत्र में भी ले सकते हैं। तो टेली चिकित्सा में इसका बड़ा उपयोग है। इसी तरह से नवग्रह उपग्रह जो कि नौवाहन और नौ संचालन, जिसमें जो 7 उपग्रह का समूह है, भारतीय हम जिसे कहते हैं, जिसमें IRNSS जो है हमारा है भारतीय नौ संचालन के लिए, जिसमें हमें स्थानिक लोकेशन की जानकारी मिलती है, हमारे मोबाइल में उपयोग किए जाते हैं। अगर बोला जाए डॉक्टर टॉम यूनिक के उससे, जो GPS या नौ संचालन उपग्रह जिसे कहते हैं, राष्ट्रों के अंतरिक्ष में काम करने के तरीके में परिवर्तन ला रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के वाहन प्रतिगमन के मार्गदर्शन प्रणाली से लेकर संचार उपग्रहों के नियंत्रण व सुदूर संवेदन के नए आयामों तक, ये जो इसके नए उपकरण की शक्ति और उपयोग निश्चित रूप से हमारी कल्पना से कई गुना परे हो सकती है। ये उनका कहना है कि जो ये नौसंचालन ये सैटेलाइट्स हैं, सो नेविगेशन सैटेलाइट्स जिसे हम बोलते हैं, नौसंचालन उपग्रह के बहुत सारे उपयोग हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है। हमें स्थानिक वस्तु का स्थान के बारे में पता लगता है, चाहे वो स्थानिक हो या गतिक, स्टैटिक या डायनामिक, भौगोलिक आकृति विशेषता का मापन, वास्तविक काल में निगरानी करना, उसको करना, जैसे वाहन, एम्बुलेंस, जहाज़ों व हवाई जहाज़ों की ट्रैकिंग व निगरानी करना, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करना। दूसरा है भूस्थानिक सेवाएं, ये सबसे बड़ा उपभोक्ताएं सेवाएं हैं, जिसमें हम कहते हैं, हम रेडियो कैब लेते हैं, हम कहीं जाते हैं, ऊबर लेते हैं, जो कार सर्विसेज लेते हैं, वो इसी के द्वारा हम अपने जहाँ खड़े हैं हम बता पाते हैं। ये सब नौसंचालन उपग्रह के द्वारा ही संचालित है। इससे ये माध्यम से ही इसको यूज़ करते हैं, जिससे हम जहाँ खड़े हैं हमें पता है हमें टैक्सी चाहिए, इस स्थान पर वो पहुँच जाते हैं। इसी तरह से हमें आसपास कोई बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चाहिए, तो हम इसी की सेवाओं को यूज़ करके हम ये सब ढूंढ पाते हैं। और इवन विकासात्मक कार्यों का जो है निगरानी करना, ये सब इन नेविगेशन सैटेलाइट्स या नौवाहन उपग्रहों के द्वारा किया जाता है। इनका बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन पर है। और इसके अलावा अंतरिक्ष विज्ञान के अन्य बहुत सारे उपयोग हैं, अन्यत्र प्रौद्योगिकी में उपयोगिता पाई गई है और जगह पे। तो ये मूल रूप से अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जो टेक्नोलॉजी या जो प्रौद्योगिकी की गई है, उस विकसित की गई थी, इस तकनीक का जब हम व्यावसायिक या जनता पर या जनता द्वारा उपयोग किया जाता है, तो मतलब उसको हमने देखा है कि ना केवल जो स्पेस अन्वेषण या अंतरिक्ष अन्वेषण के कार्य को पूरा करने के लिए जो तकनीक या यंत्रों का आविष्कार किया गया,
उसका सीधा अनुप्रयोग सामाजिक मतलब कई जगह पे उसका लाभ पाया गया है। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के गैर अंतरिक्ष अनुप्रयोग विस्तृत हैं, मतलब बहुत जगह पे हमको देखा गया है कि जो हमने तकनीक या यंत्र स्पेस के लिए डेवलप किया, उसका हमको लाभ कई और क्षेत्रों में मिलता है। सूचना प्रौद्योगिकी, यातायात, सार्वजनिक सुरक्षा, औद्योगिक उत्पादकता, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, पर्यावरण संसाधन और उपभोक्ता वस्तुएं। तो मतलब ना केवल वो स्पेस के लिए डेवलप की गई हैं, पर उनका जब हमने देखा उसका लाभ हमको कई क्षेत्रों में भी प्राप्त होता है। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो हमको इसका जो है, इन ऐसे तकनीक जो कि हमको और जगह पे लाभ देती हैं, वो मैं विवरण से अभी बताऊंगी। सो नासा ने 1976 से लेके आज तक 2000 से अधिक स्पिन ऑफ प्रौद्योगिकी का विकसित किया है। इसे स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसका अंतरिक्ष कार्यक्रम के गैर अंतरिक्ष अनुप्रयोग हम बोल सकते हैं, या विभिन्न क्षेत्रों में उसकी उपयोगिता पाई गई है। तो 2000 से अधिक इस तरह की तकनीकों का विकास किया गया है। इसी तरह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, ईएसए ने पिछले 10 सालों में करीब 150 से इस तरह से विकसित किए गए हैं। और इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने करीब 300 से अधिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की है। तो आपको ये बताऊंगी, स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी का अगर हम एग्जांपल देखें तो हर क्षेत्र में है, मेडिकल से लेकर मेडिकल में तो खासकर इस तरह से है, जो स्वच्छ पानी हम पीते हैं, सब जगह इसका उदाहरण हमको मिला है। सबसे बड़ा उदाहरण जैसे मैंने कहा इनका है, जो कि जिसका आविष्कार नासा ने किया था। नासा ने इस मशीन का आविष्कार चंद्रमा पर यान उतारने के लिए किया, परंतु इसके बाद इसका उपयोग कई तरह के मतलब पता चला कि कई जगह पे आपको इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल एमआरआई में किया गया। तो एमआरआई जो कि यूज़ होती है स्वास्थ्य सेवाओं में, उसमें इसका इस्तेमाल किया गया, जो कि उसने चंद्रमा पर यान उतारने के लिए जो मटेरियल बनाया गया था, जो किया गया था, उसका इस्तेमाल यहाँ किया गया। इसी तरह आर्टिफिशियल जो है लिम्ब है, वाटर फिल्टरिंग है, कई जगह पे। मैं आपको ब्रीफली मतलब सूक्ष्म जल्दी से बताऊंगी कि किस तरह से किया गया। स्वास्थ्य व चिकित्सा में इसका मतलब सबसे ज़्यादा इसका जो है मानव शरीर के बारे में ज्ञान की वृद्धि इसने बढ़ाई है, अंतरिक्ष विज्ञान ने। सो अंतरिक्ष के गुणवत्ताक्षरण विहीन क्षेत्र में कई प्रयोग किए गए। इसमें हमारी मानव शरीर की समझ बढ़ी और जिससे कई बीमारियों का इलाज करके नई दवाइयाँ खोजने में भी मदद मिली है। इनमें मुख्यतः है अस्थि रोग, हृदय रोग, एजिंग और जीवन के नुकसान का अध्ययन प्रमुख है। एजिंग और एकांत जीवन के नुकसान का अध्ययन प्रमुख है। अंतरिक्ष के उपयोगों में सबसे महत्वपूर्ण योग चिकित्सा क्षेत्र में ही मैंने जैसे कहा संबंधित है। इसमें अस्पतालों में प्रयोग किए जाने वाले पेसमेकर, किडनी डायलिसिस मशीन रासायनिक प्रक्रियाओं के विकास का परिणाम है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में कक्षा का चक्कर लगा रहे उपग्रहों के स्वास्थ्य और प्रचलन स्थिति को मॉनिटरिंग करने के लिए किया गया था, तो उसको अब हम पेसमेकर में यूज़ करते हैं। मधुमेह से पीड़ित मरीजों को शरीर के अंदर स्थापित इंसुलिन पंपों के द्वारा इंसुलिन पंपों का भी जो है वो भी स्पेस विज्ञान से ही मिला है। ऑस्टियोपोरोसिस, क्रमविषण और अस्थि अनुसंधान उपकरणों का विकास उस तकनीक के आधार मतलब स्पेस विज्ञान के आधार पर किया गया है। इसके अंतर्गत अंतरिक्ष के शून्य गुरुत्व में लंबे समय तक रहने से अंतरिक्ष यात्रियों के में अस्तित्व, घनत्व, क्षति का मतलब का मॉनिटरिंग करना जो था, वहाँ पे वो जो रह रहे थे लंबे समय तक ज़ीरो ग्रेविटी में, उसके लिए जो डेवलप किया गया था वो आज हमको यहाँ पे मिलता है। इसी तरह से कान से जो टेम्परेचर नापने के लिए हमका तापमान शरीर का तापमान नापने के लिए जो थर्मामीटर है, उसका भी जन्म स्पेस साइंस से ही हुआ है, स्पेस अंतरिक्ष विज्ञान से ही मिला है। और जो दांतों में ब्रेसेस यूज़ होते हैं, उसका जो क्लियर प्लास्टिक मटेरियल है
वो भी डेंटल ब्रेसेस भी वहीं से हुआ है। मंगल ग्रह के लिए सामग्री से जीवन रक्षक टांके जो हैं या उससे जो है स्टंट जो कि हृदय में लगाए जाते हैं उसका निर्माण किया गया। ये सामग्री बहुत नरम, लचीली, मजबूत और जैव संगत है जो इसे हटाए बिना शरीर के अंदर उपयोग किए जा सकते हैं। बायोमेट्रिक सेंसर स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण संकेतों का ट्रैक रखती है। इसी तरह से ब्रेन ट्यूमर और मस्तिष्क सर्जरी के लिए भी क्रायोजेनिक्स जो है, बहुत कम टेम्परेचर होता है, क्रायोजेनिक्स जो फ्यूल है बहुत लो टेम्परेचर है, उससे ब्रेन सर्जरी में भी इससे उपयोग किया जाता है। जो स्क्रैचलेस लेंसेज हम अपने चश्मों में लगाते हैं, खरोंच प्रतिरोध लेंसेज का निर्माण भी इसका जो भी वहीं स्पेस टेक्नोलॉजी से ही आया है। फायर प्रूफ वस्त्र और फायर फाइटर सूटों का निर्माण भी अंतरिक्ष अन्वेषण के अत्यधिक मजबूत अति प्रतिरोधित पदार्थों से किया गया है। इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन में भी इनका काफ़ी उपयोग पाया गया। बैटरी चलित पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक विमान जो है, शटल टायर सेंसर ड्राइवरों को चपेट टायरों के बारे में चेतावनी देना, मतलब फ्लैट टायर्स के बारे में पूर्वानुमान कराना। कार्बन फाइबर प्रबलित प्लास्टिक छोटी नावों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। लगभग सभी लकड़ी के नावों को इससे प्रतिस्थापित किया जा रहा है, मतलब रिप्लेस किया जा रहा है। कार्बन वस्तु अधिक शक्ति होती है, उच्च तापमान, विमान ब्रेक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। पेंट रिमूवर जो विशेष स्प्रे है जो मोटर कारों जैसी बड़ी बॉडी से पेंट आसानी से उतार देता है। सो कई ऐसी चीज़ों का निर्माण हुआ है जो स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, स्पेस प्रौद्योगिकी में हुआ था और उसका जो है उपयोग हम जीवन के हर क्षेत्र में देख रहे हैं। इसी तरह सुरक्षा में भी इनका हमको काफ़ी उपयोग किया गया। जैसे मैंने आपको बोला था, फायर प्रूफ वस्त्रों का और फायर फाइटिंग सूटों का जो कि निर्माण अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए किया गया था और उनकी जो मटेरियल था, पदार्थ था, वो काफ़ी मजबूत और अग्नि प्रतिरोधी थे, तो उनका इस्तेमाल अब हम पृथ्वी पर भी करते हैं। गैस रेगुलेटर पायलटों को सांस लेने में मदद करते हैं, जो कि जिनका विकास स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण में हुआ था। कोबोहम रेगुलेटर जो है उसका उपयोग एयरलाइंस पायलटों के लिए आपातकालीन श्वास प्रणाली में किया जाता है। सैन्य विमान, पनडुब्बियां, साथ ही विशिष्ट ऊंचाई वाले सैन्य पैराशूट भी शामिल हैं। अग्निशमन पाउडर जो है, स्पेस जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं उनके जो पाउडर्स हैं वो भी एक्सप्लोरेशन स्पेस विज्ञान या अंतरिक्ष विज्ञान के से ही इनकी उपज है। इसी तरह कंज्यूमर गुड्स जो है, हम वाटर फिल्टर्स हैं, पानी जो हम पीते हैं उनको पानी को वो करने के लिए, साफ़ करने के लिए एयर इंसुलेशंस जो यूज़ करते हैं, बाहरी वस्त्रों को, मतलब जन निष्पादन बोतलें जो हैं, धूम्र संसूचक, फल सब्जियों का जो हम फिल्टरिंग करते हैं उसका भी निर्माण जो है स्पेस अंतरिक्ष विज्ञान से किया गया। प्रकाश से हवा साफ़ करने के लिए रॉकेट से डिज़ाइन टर्बोचार्ज, और इवन जो है शूज़ हैं उसके नीचे का जो शॉकिंग एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, जो उसकी जो पदार्थ है वो भी स्पेस टेक्नोलॉजी से आई। हेल्थ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम एक्सरसाइज करते हैं, उनका भी निर्माण, उसके जो मटेरियल है उन सब का निर्माण सब बाहर से, ये अंतरिक्ष विज्ञान से ही उनका उपज हुआ है। ऊर्जा और पर्यावरण में भी इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। प्रदूषण को कम करने और उसके समाधान में काफ़ी उपयोग है। स्वच्छ ऊर्जा देने में जो कारगर हैं, जैसे एलईडी प्रकाश व्यवस्था जो हम एलईडी करते हैं जिससे ऊर्जा की बचत होती है, उसका विकास। रॉकेट इंजन परीक्षण स्टैंड के उपयोग का। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, बैटरी जो है, सोलर पैनल्स, ईंधन, इन सब का कहीं ना कहीं अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे अंतरिक्ष विज्ञान से सोलर पैनल्स,
लाइट वेट मटेरियल्स जो हैं, जो हुए जल शोषण प्रणाली, देन कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं, इनका है, कंप्यूटर्स के है, अधिक मेमोरी वाले, कम शक्ति वाले, कम डेटा स्पीड, ट्रांसमिशन, स्मार्ट सेल फोन्स, इन सब का विकास जो है, और इन सब की कहीं ना कहीं इनका मटेरियल, इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स इस्तेमाल की गई है, उनका संबंध अंतरिक्ष विज्ञान में जो हमने वहाँ खोज या अन्वेषण या प्रौद्योगिकी डेवलपमेंट किया, उसी से इनसे जुड़ा हुआ है। भूमि पर कम लागत पर लगने वाला ट्रांसरीवर, वायरलेस लेज़र संचार जो है, वो सब उपज जो है कहीं अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ा है। सो अंतरिक्ष विज्ञान और या अंतरिक्ष अन्वेषण या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अप्रत्यक्ष लाभ बहुत सारे हैं। मानव के ज्ञान में बहुत वृद्धि हुई है। मनुष्य जो भी विकास हुआ है, ये केवल ज्ञान की वजह से ही हुआ है। अंतरिक्ष अन्वेषण से जो मनुष्य के ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जिसकी तुलना किसी विज्ञान की शाखा से नहीं की जा सकती। इससे विज्ञान के लगभग सभी शाखाओं का विकास हुआ है। इसके अलावा पृथ्वी के बाहर जीवन की संभावनाओं और संकेतों की तलाश में हुए शोधों से भी हमें पृथ्वी के बाहर के बारे में जानने, मतलब बहुत कुछ जानकारी हमको मिली है। नए वैज्ञानिक आविष्कार आपने जैसे देखे, बहुत नए वैज्ञानिक आविष्कार हुए, जिसका लाभ हमें ना केवल अंतरिक्ष में मिला है, बट हमें पृथ्वी पर भी हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने में मिला है। अगली पीढ़ी को जो है प्रेरणा भी मिलती है। जैसे अंतरिक्ष विज्ञान जो है, अंतरिक्ष अन्वेषण का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, बच्चों को विज्ञान विषय में दिलचस्पी बढ़ाता है। अंतरिक्ष यात्री युवाओं में और बच्चों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नए रोबोट्स का निर्माण है। अंतरिक्ष अन्वेषण या प्रौद्योगिकी विज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट का निर्माण किया जाता है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट पृथ्वी पर बहुत उपयोगी पाए गए हैं और कई क्षेत्रों में इनका उपयोग भी किया जा रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान कई रोज़गार भी पैदा करते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान या अंतरिक्ष अन्वेषण के द्वारा लाखों लोगों को नौकरियां मिलती हैं, तथा छात्रों के लिए विज्ञान क्षेत्र में कैरियर बनाने के नए अवसर भी मिलते हैं। अंतरिक्ष पर्यटन और अंतरिक्ष उद्योग में बढ़ावा मिलता है। हमारे सौर मंडल की निर्वेशित करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसके हित के लिए वहाँ जाना जहाँ पहले कहीं ना गए हों, मतलब सबके हित के लिए हम वहाँ जाना जहाँ हम पहले कहीं ना गए हों, उससे ना केवल हमको अंतरिक्ष के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि अपने पृथ्वी के बारे में भी हमको काफ़ी कुछ उसके बारे में पता चलता है, जिससे हम अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान या अंतरिक्ष अन्वेषण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भाईचारे को भी बढ़ावा देता है। इससे दुनिया के कई देश मिलकर कार्य करते हैं। इसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसे कहते हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इस प्रोजेक्ट पे काम करने से दुनिया के देशों में मित्रता बढ़ी और आपसी समझ, जिससे भाईचारा बढ़ता है। सभी देश एक दूसरे के टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। इससे पूरे मानव जाति का इसको फ़ायदा ही मिला है। तो ये हमें याद दिलाता है कि हम अलग अलग देशों से हो सकते हैं, लेकिन हम एक ही ग्रह साझा करते हैं, तो इसको बेहतर बनाने में हम एक मिल के काम कर सकते हैं। ये राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान में सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं। अंत में मैं ये कहूँगी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी या अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में अभूतपूर्व नवीनता देखी गई है। ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने में और मानव ज्ञान को बढ़ाने के लिए इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भविष्य में भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी नवाचार, अन्वेषण, नई खोज और प्रगति के नए आयाम खोलेगा, और न केवल ब्रह्मांड की और जिस दुनिया में हम रहते हैं उसकी समझ के दायरे को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
अंत में यही कहूँगी, भू अवलोकन के लाभ जो हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन या सुदूर संवेदन उपग्रह या अंतरिक्ष उपग्रहों से जो हमें चित्र या इंफॉर्मेशन मिलती है, वो सही जानकारी, सही प्रारूप में, सही समय पर, सही लोगों को सही निर्णय लेने के लिए प्रदान करती है।